बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum students. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and most merciful. जैसे कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 डिस्कस किया, ठीक है। उसके अंदर ट्राइंगल्स वगैरह सारी चीज़ें हमने उसकी डिस्कस की हैं। तो मैं अब चैप्टर नंबर 7 जो रिवीजन पे उसकी रिवीजन करवाता हूँ। तो आप ऑनलाइन रहिए, आप जो क्वेश्चन आपको पूछना है तो वो आप मुझसे पूछिएगा ड्यूरिंग द लेक्चर, क्योंकि चैप्टर 7 की वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो गई है। अब आप लाइव यानी कम्युनिकेट मुझसे कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है चैप्टर 7 से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1 मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस A rectangular arrangement is called matrix. ये देखिएगा ये रेक्टेंगल बना। What is this? तमाम स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे होंगे। Excuse me. Yes. तमाम बच्चे बात सुन रहे हैं, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक। तो टॉपिक का क्या नेम है हमारा? मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या कौन सी शेप बनाई है मैंने? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अगर इसको यहां से रेस कर दूं, देखिएगा तो ये जो शेप बनी स्क्वायर ब्रैकेट की, इसको क्या नेम देंगे आप? मैट्रिक्स का नाम देंगे, ठीक है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। ए से लेकर जेड तक आप कोई भी नेम दे सकते हो। जो इसके एलिमेंट्स होंगे उनको स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हैं। यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की बात कर ली, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं और जो उसको नेम देंगे वो आप कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? एलिमेंट्स की पोजीशन जरा समझिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 पोजीशन पर इस तरीके से लेके चलेंगे। ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पे नहीं ना सेकंड पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एलिमेंट्स आपने बता दिए कि कौन कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स का क्या फाइंड करते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर किसे कहते हैं? A combination of row and column. Combination of row and column is called order. सर रो क्या चीज है गिवन मैट्रिक्स के अंदर? अब ये देखिएगा ए और बी फर्स्ट और जो सेकंड पोजीशन पर लिखे हुए, ये रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी जो हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट्स लिखे गए होंगे वो कहलाएंगी रो। समझ आ रही मेरी बात?
Yes. इसी तरीके से ये भी एक रो में लिखेंगे, नहीं हॉरिजॉन्टल है सी और डी, ये भी हॉरिजॉन्टल शेप में लिखे हुए, तो इसे आप क्या कह रहे हैं, रो कह रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 1 and 2 टू रो है, क्लियर है, 1 2 रो। कॉलम किसे कहते हैं, Vertical. वर्टिकल। अब जो वर्टिकल लिखे हुए हैं, जैसे ए और सी ये वर्टिकल लिखे हैं, बी और डी वर्टिकल लिखे हैं, तो वर्टिकल 1 और 2 यानी कि 2 कॉलम हो गए, ठीक है। अब तो ऑर्डर किस तरीके से रीड करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, 2/2। ये 2 आपको ये बता रहा है कि रो कितनी है, 2 है, और ये 2 आपको बता रहा है कि कॉलम कितने, 2 है, क्लियर है। Yes. एक एग्जाम्पल है 2 3 4 6 8 2 1 2 4 3 1 6 1 3। अब इसमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर फाइंड करते वक्त सबसे पहले क्या चीज लिखते हैं, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, रो देखते। और तो सबसे पहले इसमें आप बताइए कि रो कितनी है, 1 सर नजर नहीं आ रहा। 2 3, ठीक है, 1 2 3, कितनी रो होगी, 3। और कॉलम कितने हुए, 1 2 3 4। तो 3/4 ये इसका ऑर्डर है इस गिवन मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर निकालते वक्त सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, रो, और फिर आप क्या निकालते हैं, कॉलम। कॉलम। क्लियर है। यस। ऑर्डर के बाद कुछ टाइप्स के बारे में मैंने वीडियो में भी बताया था, तो आप लोगों ने शायद देखी हो, वीडियो में टाइप्स बताई थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, शायद याद हो आपको। यस सर। ये देखिएगा मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहली चीज क्या बताई कि रेक्टेंगुलर, किसी को पता हो तो बता दे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एनीवन जिसको पता हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सर और कॉलम इक्वल ना हो। हाँ जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो उसे आप क्या कहोगे, रेक्टेंगुलर। एग्जाम्पल देखिएगा, ए मैट्रिक्स है 2 3 6 4 5 1। तो सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे आप, ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर के अंदर सबसे पहले क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, रो। तो कितनी रो है इस गिवन क्वेश्चन में, 2 रो 1 3 कॉलम है, तो 2/3 ये इस गिवन मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3, ठीक है। 2/3 ये बता रहा है कि रो और कॉलम आपस में क्या है, सेम नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, इसलिए आप इसको क्या कहोगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहोगे। समझ आ गई। नंबर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें कॉलम इक्वल रो और कॉलम इक्वल हो। वेरी गुड। रो और कॉलम जिस मैट्रिक्स का इक्वल हो उस मैट्रिक्स को क्या नेम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। सी एक मैट्रिक्स है 4 3 2 1। इसमें ऑर्डर कितने हैं, ऑर्डर बताना है कि रो कितनी और कॉलम कितने। 2 रो 2 कॉलम। तो
ये देखिए, ये आपको यहाँ से पता चल रहा है कि रो भी 2 है और कॉलम भी क्या है, 2 है। अगर ये सेम है तो आप इसे कहेंगे कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लीजिएगा इसकी। ये एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, 4। एक गिवन मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, 4। इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसके अंदर क्या है, 1 रो 1 बाय 1। तो 1 बाय 1 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, लिहाजा रो और कॉलम इक्वल होने की वजह से गिवन मैट्रिक्स का क्या नेम दिया आपने, स्क्वायर मैट्रिक्स का नेम दिया। क्लियर हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की मजीद 2 टाइप्स तो आप देख लें यहाँ पे। एक है, इसको मजीद डिवाइड किया गया है, एक है कॉलम मैट्रिक्स और एक होता है रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद 1 हो, यानी नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, 1 हो। नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, 1। नंबर ऑफ कॉलम 1 होने की वजह से उसको क्या स्पेसिफिक नेम दिया गया है, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है। रो मैट्रिक्स नाम से खुद पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स मींस ऐसा गिवन मैट्रिक्स जिसमें रो की नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, 1। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है 3 2 3 2, वर्टिकल लिखे हैं, तो ऑर्डर निकाल लीजिए, 2 रो और 1 कॉलम। 2 रो है, 1 कॉलम है, तो कॉलम 1 होने की वजह से इसको क्या नेम देंगे आप, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है। कुछ पूछना है तो बताएं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए है 2 3 6, तो इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज बताएं, कितनी है रोज, 1 रो है। देखिएगा 1 रो नजर आ रही है आपको, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 1 बाय 3 इसका ऑर्डर है। तो रो 1 होने की वजह से इसको क्या नेम दे दिया, स्पेसिफिक क्या है जी, रो मैट्रिक्स। बात समझ आ गई है। यस सर। आगे बढ़े। यस। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात बता रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इसे कहते हैं। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में जो लीडिंग एलिमेंट्स हैं इनको लीडिंग एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ए और डी, ए कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट। डी कौन सी पोजीशन पर है, फोर्थ पे। तो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट जो होंगे वो क्या कहलाते हैं, लीडिंग एलिमेंट्स। लीडिंग। इसके अलावा और कोई लीडिंग एलिमेंट्स नहीं होंगे? नहीं वो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग देखें ना, लीड यही कर रहा है, यहाँ से देखें तो डी लीड कर रहा है। समझ आ गए। लीडिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं इसको, मेन एलिमेंट्स भी कहते हैं, और एक और नेम है प्रिंसिपल डायगोनल। यानी 3 से 4 नाम हैं जो आप इसको दे सकते हो। लीडिंग एलिमेंट्स भी कह सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हो। ठीक है, समझ आ गई इसको, लीडिंग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। यस सर।
3 और 4 हमारे लीडिंग एलिमेंट्स हैं और बाकी क्या होने चाहिए एलिमेंट्स 0 0 होने चाहिए। कंडीशन क्या है कि लीडिंग एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0 और 0 होने चाहिए। क्लियर है? ये जो आपको नजर आ रहा है ना गिवन मैट्रिक्स इस शेप में कि बाकी एलिमेंट 0 है और लीडिंग एलिमेंट्स कोई नंबर है, लेकिन वो नंबर आपस में सेम ना हो। अगर वो सेम ना हो और बाकी 0 0 हो तो वो क्या कहलाएंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका जी कोऑर्डिनेटर दिख नहीं रहा। मैं सेंटर में कर देता हूं। डायगोनल के अलावा देखिएगा स्केलर, अब नजर आ रहा है? यस सर। जी स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? देखिएगा लीडिंग एलिमेंट्स सेम हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो 0 0 हो। लीडिंग सेम हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो 0 0 हो, उसे आप क्या कहोगे? स्केलर मैट्रिक्स कहोगे। क्लियर है? यस। तो डायगोनल में और स्केलर में एक चीज का फर्क है। कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी एक कोई बता दो मुझे। सर स्केलर में लीडिंग एलिमेंट है जी और डायगोनल में सेम ना हो और बाकी एलिमेंट्स क्या क्या हो 0 0 हो। कंडीशन तब है अगर ये 0 ना हो यानी कोई और नंबर आ जाए 1 तो ये स्केलर नहीं कहलाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि सर डेफिनेशन ही क्या है स्केलर की कि लीडिंग सेम हो और बाकी जो रिमेनिंग हो वो कौन कौन से हो 0 0 हो, तब आप कहोगे ये स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है? यस। चल स्केलर के बाद इसी से मिलता जुलता आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है समझिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल आई से। ठीक, उसके बाद इसमें भी बाकी एलिमेंट 0 0 हो, जबकि जो लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या होने चाहिए? 1 1 होने चाहिए। 1 होने की वजह से इसको क्या नाम दे दिया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप कहोगे सर ये स्केलर भी है, नहीं भाई स्पेसिफिक नेम दिया है कि अगर लीडिंग के एलिमेंट्स 1 1 आ जाए, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ 1 1 आ जाए और बाकी 0 0 हो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है? सर इसमें जैसे Yes. आपने इजीली लिखवाया था तो वो भी सेम है, किसमें? वहाँ पर भी बता सकता है स्केलर मैट्रिक्स में लीडिंग एलिमेंट्स आपने सेम है, लेकिन 1 अगर लीडिंग एलिमेंट्स 1 आ जाए तो उसका जी। नेम है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। सर वहाँ स्केलर मैट्रिक्स में 1 नहीं आ सकते क्या? नहीं 1 अगर 1 आ गया तो वो क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा। और नाम देख लो ना यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट किसे कहते हैं? 1 को कहते हैं। क्लियर है? आइडेंटिटी में ये सब मौजूद है, पेज नंबर 157 पर मौजूद है। आप देख लीजिएगा पेज नंबर 157 पर और 158 पर ये सब टाइप्स गिवन है, वहां से भी आप रीड कर लीजिएगा, उसी को मैं समझा रहा हूं आपको। क्लियर है? नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी के बाद है नल या जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को कैपिटल O से इंडिकेट करते हैं। बात समझे? यस। और नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 0 आए। ठीक, ये भी देख लीजिए। ये भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 0 है। ये O लिखा हुआ है जिससे आप इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ओ लिखा, ये भी एलिमेंट्स क्या है, सर ये तो 0। पढ़ाया हुआ है ना आपने? बिल्कुल, लेकिन बॉयज को नहीं पढ़ाया, ठीक है। नल या जीरो मैट्रिक्स समझ में आ गई कि नल और जीरो में क्या डिफरेंस, बल्कि एक ही बात है कि एलिमेंट जीरो होने चाहिए। क्लियर? एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। अच्छा, यूनिट हो गया, नल है, तकरीबन मैंने तमाम टाइप्स आपको बता दी। क्लियर है? 7.1 जो है सारे लेक्चर्स दोबारा देंगे कुछ पूछना है? सर? आप लेक्चर सारे दोबारा देंगे क्या वीडियो क्लासेस के थ्रू? ये जितने हैं, अब आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हो। ये रिकॉर्डिंग में तो ये था कि आप मुझसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। क्लियर है? अब जैसे 7.4 पर आप आ जाओगे। 7.1 में तो सारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं। जितना लेक्चर लिया है इसी को आपने ये खुद आपने अप्लाई करना है। कर लेंगे आप लोग? 7.1 फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है। जो लेक्चर लिया है इसी को सामने रखें, इसी को समझ के ही आपने ये 7.1 को कंप्लीट करना है। ठीक है? कंटेंट सोल्यूशन तो दे दिया, उसमें भी इसका सोल्यूशन है, लेकिन पहले खुद करने की कोशिश करो बुक पे। करवाऊं 7.1? नो सर। जी तो हो गई ना? बिल्कुल हो गई, लेकिन अब आप ये करते हैं, चले 7.4 और 7.5 पर आप आ जाते हैं, जो कि बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के रेफरेंस से देखा जाए तो 7.4 और 7.5 भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ मल्टीप्लिकेशन और कुछ डिवीजन समझा रहा हूँ। पहले मैं मैट्रिक्स की एडिशन समझा रहा हूँ, ऐड कब होते हैं, कब सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल समझ लेना, रूल आपको याद होना चाहिए। सर ग्रामर रूल और मैट्रिक्स मैथमेटिकल प्रोसेस है। जी वो 7.5 ग्रामर रूल और 7.5 में है, वो एक्सरसाइज 7.5 में, उसको भी आज मैं कवर करता हूँ, ग्रामर रूल को कवर करवाने की। क्लियर? और मैट्रिक्स मैथमेटिक्स। लेकिन तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेपर। एक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, एक ग्रामर रूल से रिलेटेड है, और एक मैट्रिसेस रूल से रिलेटेड। ये दोनों एक्सरसाइज नंबर 7.5 में है, और ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज नंबर 7.4 में। नजर आ रहा है सबको? यस सर। तो इन तीनों को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर 7 का कि करना क्या। ठीक है, मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, जरा समझिएगा। 7.5 पर आ जाए, ग्रामर रूल का एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जरा समझ लीजिएगा। 186 पेज नंबर 186 पर 7.5 पेज नंबर 186 कोई एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए 1 देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1। 2x plus 5y is equal to 9. 4x minus 2y equals to 1. ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। जी, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सॉल्व इफ पॉसिबल बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड ग्रामर रूल। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं ना सब? सबके सामने बुक है? यस सर। अच्छा जी, कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि सॉल्व किसे कहते हैं? सॉल्व, अभी क्या बताएं? सॉल्व का मतलब बता दें, सॉल्व किसे कहते हैं? सर जो वैल्यू सॉल्व नहीं है, मतलब एक्स वाई, इसे सॉल्व करना।
जी और कोई? देखिएगा, सॉल्व किससे कहते हैं? सॉल्व का मतलब यह है कि अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने को, यानी अननोन वेरिएबल उसकी वैल्यू जो फाइंड करोगे उसे आप क्या कहोगे? सॉल्व। तो यहाँ पे अननोन वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स और वाई। ना हमें एक्स की वैल्यू मालूम है, ना हमें वाई की वैल्यू मालूम है। इसी एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने को क्या कहते हैं? सॉल्व कहते हैं। या कोई और यहाँ पर वेरिएबल आ जाए एक्स और वाई के अलावा, तो उसे भी आप क्या कहोगे? सॉल्व भी कहोगे। जहाँ पर अननोन की वैल्यू फाइंड करने को कहा जाए उसे आप क्या कहोगे? सॉल्व। और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी आएगा सॉल्व। क्लियर? Yes, sir. जी। Yes, sir. सॉल्व के बाद लिखा हुआ इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, बाय यूजिंग मैट्रिसेस रूल एंड क्रैमर्स रूल। कुछ सवाल ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है और कुछ हैं जो पॉसिबल है, इसलिए कंडीशन क्वेश्चन में लिख दी है इफ पॉसिबल की, कि अगर कुछ पॉसिबल है सवाल तो आप उनका सोल्यूशन सेट फाइंड करोगे, और अगर जिनके पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसका सोल्यूशन सेट फाइंड आप नहीं करोगे। क्लियर है? बाय यूजिंग टू मेथड्स, मैट्रिसेस मेथड एंड क्रैमर्स रूल। मैंने लिख दिया ना, एक क्रैमर्स रूल की मदद से एक क्वेश्चन को भी करना है, यानी एक ही सवाल को दोनों मेथड से करना है, क्रैमर्स मेथड से भी करना है और मैट्रिसेस मेथड से। बात समझ आ गई है? Yes. अब हम फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जी, क्रैमर्स मेथड। अब ये दो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं कि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? क्या हो? 1। 2 होती क्वाड्रेटिक बन जाएगी। याद करें, आपको क्लास में बताया था चैप्टर 6 के बारे में। तो तो x और y की पावर 1 होने की वजह से ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। तो दो लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना बाय क्रैमर्स मेथड। तो सबसे पहला काम क्या होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स का चैप्टर है, क्रैमर्स की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स, तो गिवन इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स में चेंज करना होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा। तो यहां लिखेंगे ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ये हर क्वेश्चन के साथ पहली लाइन यही, ये लिख दिया कि ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इनटू अ मैट्रिक्स। कैसे? ये पूरी इक्वेशन क्या है, इसको आपने किस में लिख देना? स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना। ये देखिए 2x प्लस 5y और 4x माइनस 2y इक्वल, एक बार लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इन नंबर्स को लिख दिया। समझ आ गई यहां तक? Yes, sir. पूछना है तो मुझसे अभी पूछ लें आप, ठीक है? जब आपने गिवन इक्वेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया, तो अब आपने यहां से कोफिशिएंट वाइज, वेरिएबल वाइज अलग अलग कर दिया। x का कोफिशिएंट क्या है? 2। नीचे वाले x का कोफिशिएंट क्या है? 4। y का कोफिशिएंट क्या है? और y, नीचे वाले y का कोफिशिएंट क्या है? -2। ये याद रखिएगा, साइन माइनस रहेगी। अगर प्लस है तो प्लस नहीं लिखेंगे, और अगर माइनस है जैसे, तो ये माइनस का 2 आप एज इट इज उतारो। समझ आ गई? कोफिशिएंट वाइज मैट्रिक्स अलग कर लिया, वेरिएबल वाइज आप अलग कर लोगे। वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए हैं? चलो ये अलग हो, ये एज इट इज आप कॉपी कर ले, 9 और 1। यहां तक काम करने के बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्रैमर से करना है कि मैट्रिक्स से करना है? अगर मैट्रिक्स क्रैमर से करना है तो यहां लिख दीजिएगा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ये हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है? हेडिंग डालने के बाद आपने 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम
इधर बना दो। पहला कॉलम बनाएंगे आप फॉर डी। डी स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट। डी स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट। अब ये होता क्या है वो आपको भी बता देता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट यानी कि डी डिटर्मिनेंट टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। क्लियर है? इसके अंदर आप इन कोएफिशिएंट को लिखेंगे। ये देखिए 2 4 5 माइनस 2। समझ आ गई ये कैसे लिखा मैंने? राइट। ठीक है। ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की जो प्रेजेंटेशन है उसमें स्ट्रेट लाइन है दोनों, क्योंकि अगर आपने ये बना दिया ना ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ये मिस्टेक है। क्लियर? यस सर। अब डिटर्मिनेंट में करते क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस कि ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा -2 से, ठीक, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 मल्टीप्लाई बाय 4। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि दरमियान में कौन सी साइन आनी चाहिए? माइनस की। फार्मूले की साइन क्या लेंगे आप? माइनस की साइन। यानी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे और साइन जो बीच में यूज करोगे वो कौन सा होगा? माइनस का। याद रखिएगा माइनस का साइन है। अगर वैल्यू के साथ माइनस है तो उसे ब्रैकेट में लिखोगे। क्लियर? फर्दर माइनस का साइन करना कोई रूल है? बिल्कुल। आपके पास ये पेज नंबर देखो, आइए जरा पेज नंबर 176 पर आ जाओ सारे बच्चे। 176 पर आ जाओ। जब फाइन जी पहुंच गए तो बता दीजिए। लिखी हुई है हेडिंग, क्या लिखी हुई है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या लिखा? अ नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। ठीक है। Let A is equal to A, B, C, D. The determinant of A is defined as that determinant of A, AD minus BC. लिखा होगा AD minus BC। तो डिटर्मिनेंट में कौन सी साइन आती है बीच में? माइनस की साइन। अब याद रहेगा आपको। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। चल ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, माइनस कॉपी किया 5 4 जा 20। अब ये दोनों के साथ, दोनों नंबर के साथ साइन कौन सी है? माइनस की है। तो अगर दोनों के साथ साइन माइनस की हो या प्लस की हो तो नंबर ऐड होते हैं, नंबर ऐड कर देंगे, यानी कि 20 और 4 कितने हो जाएंगे? 24। लेकिन साइन वही है, माइनस। बात समझ आ गई? यस सर। ये डिटर्मिनेंट का आंसर आया। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया? माइनस के 20। क्या ये 0 आया? नो। अगर आंसर 0 ना आए तो ये लिखिएगा, ये देखिएगा नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं? जब डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। ये एमसीक्यूज नंबर 1 बता दिया कि अगर गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी डी का आंसर 0 आ जाए, तो उसे आप क्या कहोगे? सिंगुलर मैट्रिक्स कहोगे। बात समझ रहे हो मेरी? यस। ठीक है। यस सर। अगर यानी अगर 0 आंसर आ गया तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है।
अब मैंने आपको सवाल में ही बताया था, सॉल्व के बाद इफ पॉसिबल, क्वेश्चन में लिखा था ना इफ पॉसिबल। Yes. जी आंसर नहीं आया मेरे पास, आप सबका आंसर आना चाहिए। इफ पॉसिबल लिखा हुआ था क्वेश्चन में, Yes, sir. तो इफ पॉसिबल इसलिए लिखा था कि अगर डी का आंसर 0 आ गया तो वो पॉसिबल नहीं होगा, यानी आप उसको आगे नहीं कर सकते हो। अगर 0 के अलावा कोई नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पे 24 आ रहा है, तो इट मींस ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आए। समझ आ गई? Yes, sir. तो क्यों, ये कौन सा फिर मैट्रिक्स हुआ, ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? Non-singular. नॉन सिंगुलर। क्यों? Non-singular. क्यों? क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं है। 0 नहीं है। तो ये पॉसिबल है फिर, यानी इसकी मजीद आप सिंप्लीफिकेशन यानी इसका सोल्यूशन सेट आप फाइंड करोगे। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन सर अगर यहाँ 0 आ जाए फिर हम क्या करेंगे? तो उसका हल क्या है, आप नीचे लिख दोगे, अगर 0 आए तो उसको क्या नाम दोगे आप? इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट सॉल्यूशन सेट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्लियर है? Yes, sir. चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉसिबल है तो आगे आप क्या फाइंड करोगे? फॉर dx डिटर्मिनेंट ऑफ x, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ x, डिटर्मिनेंट के लिए दो पैरेलल लाइन लगा दी आपने। क्लियर? x लिखा, जरा ये बात समझिएगा, गौर से देखिएगा सर। x है, ये मुझे बताइए कि ये 2 और 4, ये 2 और 4 किसके कोफिशिएंट है? x के। तो जब dx निकालना होगा तो x के कोफिशिएंट को आप इक्वल के उस तरफ जो नंबर होंगे उससे रिप्लेस करवा दोगे, यानी 2 और 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 9 और 1। 9 और 1। बात समझ आ गई? सर Yes, sir. और जो बाकी जो y वाले कोफिशिएंट होंगे वो एज इट इज उतार देंगे। सर y को किसी से रिप्लेस नहीं करवाएंगे। नहीं, क्योंकि जब dx है तो dx है ना, x को रिप्लेस करवाना है, x के कोफिशिएंट। जब dy होगा तो फिर y के कोफिशिएंट को रिप्लेस करवाओगे, x को नहीं करना, x एज इट इज उतारना। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक जी सर। है, आगे बढ़ते हैं। dx उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो ना, ठीक है। जी 9 मल्टीप्लाई होगा -2 से और 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, 5 1 जा 5, दोनों के साथ साइन कौन सी है? माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस का 23। यहाँ ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, वो यही लिखना था, क्योंकि यहीं से तो आगे पॉसिबिलिटी फाइंड करनी थी कि है भी या नहीं। क्लियर? तो dx का आंसर क्या आया? -23। अब आपने क्या मालूम करना है? फॉर dy डिटर्मिनेंट ऑफ y, डिटर्मिनेंट ऑफ y। 5। अब ये आप मुझे बताइए कि इसके एलिमेंट्स कैसे उतारूं? बताइए बताइए, मैं क्या लिखूं? 2, सबसे 4, 2 4 एज इट इज 9, ये 9 ये जो है ना 5 और -2 ये कोफिशिएंट है किसके? y के। इसको आपने क्या कर देना है? रिप्लेस करना। 9 बात समझ आ? ये अगर सही बना ली, बाकी तो वर्किंग आसान है। ठीक है? सर समझ नहीं आना। कौन सा वाला समझ में नहीं आया? dy के dx वाला? जी dy वाला। dy में कौन सा वेरिएबल आया? y। ठीक है, तो ये बताओ 2 और 4 किसके कोफिशिएंट हैं? x। तो ये एज इट इज उतार लेंगे, क्योंकि हमें y को रिप्लेस करवाना है, y वाले कोफिशिएंट, तो ये एज इट इज उतार लेंगे। ये किसके कोफिशिएंट है? 5 और -2। y।
वाई। इसको आपने क्या करवा दिया, इसकी जगह लिख दोगे 9 और 1। अब समझ आ गया? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 4 से मल्टीप्लाई। 2 1 are 2, 9 4 are 36। अब ये देखिए दो नंबर आपके सामने मौजूद है, एक प्लस का 2, ये देखिए 2 प्लस में और 36 की साइन कौन सी है, माइनस की है। तो अब दोनों की साइन डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है, तो फिर आपने इन दोनों को प्लस माइनस करके आंसर निकालना है। मतलब 36 में से 2 निकाल दें, यानी कि 34 तो आ जाएंगे। फिर जो बड़ा नंबर है जो उसकी साइन देखेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 2 या 36? 36 के साथ कौन सी साइन है, तो वही आएगी आंसर। बात समझ आ गई? तो डी भी फाइंड कर लिया, डी एक्स भी फाइंड कर लिया और डी वाई भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में था सॉल्व करना, सॉल्व का मतलब एक्स और वाई मालूम करना था। अब एक्स और वाई कैसे मालूम करेंगे वो जरा समझिएगा। अब फार्मूला लिखिएगा, एक्स फाइंड करने का फार्मूला 4x, एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है dx के आंसर को d से डिवाइड करवा दें। डिटर्मिनेंट ऑफ x के आंसर को डिटर्मिनेंट ऑफ सिर्फ डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवा। और y मालूम करने के लिए क्या करोगे आप, dy अपॉन d, यानी दोनों के आंसर को d से यानी डिटर्मिनेंट से ही डिवाइड करवाना है, जबकि ऊपर वाला पोर्शन नॉमिनेटर का चेंज होगा। x के लिए dx को d से डिवाइड करवाओगे, y मालूम करने के लिए dy को d से डिवाइड करवाओगे। क्लियर है? dx का आंसर क्या है जी, माइनस के 23 ये लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय d, d का आंसर क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस कैंसिल करने का तरीका एंड से, ये देखिए यहाँ से कैंसिल करते हैं, कैंसिल किया जी। कुछ पूछना है तो बताएं। ये आंसर 23 डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि ये दोनों किसी एक टेबल से डिवाइड या कैंसिल नहीं हो रहे। क्लियर है? यस सर। dy का आंसर क्या है, माइनस के 34 डिवाइडेड बाय d, d की वैल्यू क्या है, माइनस के 20। देखिएगा माइनस से तो माइनस कैंसिल कर दिया, क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, वो देखिए। देखिएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, अब 2 के टेबल में तो 3 नहीं आता, एक बराबर वाले को दे दिया, 14 हो गया, 2 7s are 14, तो 17 डिवाइडेड बाय 12, 17 डिवाइडेड बाय 12। x का भी आंसर फाइंड कर लिया और y का भी आंसर फाइंड कर लिया, लेकिन आंसर लिखने का एक उसके लिए 1 मार्क। आंसर कैसे लिखें, सॉल्यूशन सेट में कर्ली ब्रैकेट, इसको डिवाइड करेंगे, इसको करना चाहे मजीद कर सकते हो ना, ये भी आंसर है। ठीक है, पॉइंट में नहीं लिखना है, बात ज़हन में रखिए कि आंसर पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में रखना है आपने, फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक, तो सॉल्यूशन सेट में सबसे पहले x का आंसर उतारेंगे, फिर कॉमा, फिर किसका आंसर उतारेंगे, y का। ये आंसर समझ आ गई है? यस सर। कुछ पूछना है तो मुझे बता दें, मैं अगर रिवाइज करना चाहूँ तो बता दिए। कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, मुझसे पूछ सकते हो आप। सर 7.4 में प्रॉब्लम है। किसमें? 7.4 में प्रॉब्लम है। 4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर 5 का सी।
पेज नंबर 179। उसमें ये लिखा हुआ है सी डी को मल्टीप्लाई करें, आंसर आई आना चाहिए। आई फॉर आइडेंटिटी मतलब 1001। सी के मैट्रिक्स को डी के मैट्रिक्स से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना। समझ आई? Yes, sir. तो व्हाट कैन यू से अबाउट सी एंड डी? जब आप आंसर निकालोगे फिर आपने लिखना है कि ये दोनों आपस में क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, ये बताना है बस, और कुछ नहीं। पहले ये निकालो कि सी और डी का मल्टीप्लाई करो। सी और डी का अगर आंसर ये आ जाए 1 और 0 0 1 तो इट मीन्स कि ये प्रूव हो गया, और फिर आप लिख दोगे कि एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये आइडेंटिफाई होगा। फिर ये भी सिंपलीफाई। क्लियर? ओके सर। कुछ चलें, आज ये यहीं तक रखता हूँ क्रामर्स रूल। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिसेस रूल समझाऊंगा, इसी का ये जो 7.5 का मैट्रिसेस रूल समझा दूंगा, और 7.4 का आइडेंटिटी वाला जो आपने 5 क्वेश्चन नंबर 5 का ए एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5A, ठीक, ये, और एक्सरसाइज नंबर 7.5 जिसमें क्रामर्स रूल है और मैट्रिसेस रूल है, इसके सवालों की आपने प्रैक्टिस करनी है। क्रामर्स रूल की कंटेंट सोल्यूशन तो सबके पास आ ही गया होगा, मिल गया होगा, वहाँ से आप अब कॉपी भी कर लें। अब आप खुद से कोशिश प्रैक्टिस करनी है अब आप लोगों को। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलें, नेक्स्ट वीडियो तक के अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।